तो आगे समझते हैं। जैसे बताया मैंने आप लोगों को, जो ओजोन होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज जर्मीसाइड या डिसइंफेक्टिंग तरह और पानी को साफ करने के लिए। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एज अ ब्लीचिंग एजेंट। और ये अपने आप में ऐसा काम क्यों कर पाता है? क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए अच्छे से, तभी हम लोग जो है क्वेश्चंस कर पाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद आता है सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो हमारे सिलेबस में है नहीं ना, कट गई ना सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स आर देयर इन दिस सिलेबस? आई डोंट थिंक सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म थी। सर पता नहीं। जस्ट अ मोमेंट, है बच्चों, पढ़ना पड़ेगा। खाली हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, उसकी प्रिपरेशन नहीं है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं है, फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं है। फॉस्फोरस काफी कुछ कट गया हुआ। ठीक है, चलिए सल्फर की बात करते हैं। सल्फर जो होता है ये बहुत सारे एलोट्रॉप्स की फॉर्म में पाया जाता है। येलो रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम लोग अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर भी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ये नेचर में पाए जाते हैं। जब बात करते हैं रोम्बिक सल्फर की, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। येलो कलर का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन। इसको ऐसे ही याद कर लेना। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.06। ये चाहे याद करो चाहे ना करो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन ये बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में कुछ अमाउंट में घुलता है। और बनता कैसे है? इसके क्रिस्टल्स बनते हैं जैसे ही आप एक सॉल्यूशन को इवेपोरेट करते हो तो हमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलता है। ये जो सॉल्यूशन बनती है ये रेडिली सॉल्युबल होती है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो रोम्बिक सल्फर बेसिकली येलो कलर का है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये पानी में नहीं घुलता, लेकिन अल्कोहल ईथर में घुलता है, और कार्बन डाइसल्फाइड में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, खासकर से क्रिस्टल्स कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक, ये बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए रोम्बिक सल्फर का। इसके बाद मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम लोग क्राउन शेप भी कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 393 केल्विन होता है। ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, ये भी कलरलेस होता है, लेकिन इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो बिल्कुल निडल शेप के होते हैं, निडल लाइक शेप। और इसके अंदर कम से कम 7-8 सल्फर एटम आपस में कंबाइन करते हैं और जुड़ के एक शेप बना लेते हैं, जिसे हम लोग पकड़ फॉर्म भी कहते हैं इसकी। और ये एक क्राउन शेप भी फॉर्म कर रहा है हमारा। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, पकड़ शेप है और क्राउन लाइक शेप इसकी बनती है। पकड़ स्ट्रक्चर और क्राउन लाइक शेप कौन बना रहा है आपका? ये मोनोक्लिनिक सल्फर फॉर्म करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की कहानी ये भी आप लोग सभी जानते हैं। सल्फर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और अलग अलग रेशियो में कंबाइन करता है। SO2 फॉर्म करता है, SO3 फॉर्म करता है, SO4 2 माइनस आयन फॉर्म कर लेता है। तो सल्फर के पास ऐसा क्यों, क्या क्या टेंडेंसी है सल्फर के पास? सल्फर के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है, मगर उसके साथ साथ सल्फर के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। इसीलिए ये ऑक्सीजन को एकोमोडेट कर पाता है अपने साथ कंबाइन करने पे। जैसे H+O2, SO2 आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये इसलिए दिखाई दे पा रहा है क्योंकि सल्फर ने बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया और क्या कौन सी गैस बना ली? सल्फर डाइऑक्साइड। लैब में भी इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं बाय ट्रीटिंग सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फाइड ले लीजिए और उसमें डालिए क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंपाउंड आपका बनकर तैयार। और अगर हम बात करें रोस्टिंग के अंदर, आप जानते हो रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करते हैं। सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करने के लिए आप उसकी ऑक्सीडेशन करते हो, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन कौन सी गैस निकलती है बाहर? SO2। और यही रीजन आपको याद होगा, यानी अभी आपने पढ़ा नहीं इस साल, अगर ये पढ़ते हैं आप प्योरिफिकेशन, तो प्योरिफिकेशन में क्वेश्चन भी आता है आपका कि व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर। क्योंकि जो कॉपर मिलता है ना वो कॉपर पायराइट की फॉर्म में होता है, CuFeS2। और दोनों ही कॉपर पायराइट में से भी आपका सल्फर निकलता है, और कॉपर सल्फाइड जब तोड़ते हैं तो बनता है Cu2S और FeS। FeS भी आपका देता है SO2 और Cu2S देता है आपका SO2। दोनों ही केस में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही होती है। ये बेसिकली वही प्रोसेस है
कि FeS में आपने क्या डाल दिया, O2 डाल दिया, तो इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, SO2। याद रहेगा? जल्दी बोलिए, याद रहेगा हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ओके। कह रहे सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस पंजेंट ऑर्डर की गैस होती है, पानी में सॉल्युबल होती है और आसानी से लिक्विफाई कर जाती है जब आप थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ये NaOH से रिएक्ट कर लेती है, NaOH में डाल दो आप SO2 तो क्या बनता है, Na2SO3, और साथ में क्या बाहर निकलता है, वाटर। कह रहा अगर इसकी रिएक्शन की बात करें पानी और एल्कली से, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बिहेवियर वैसा ही है इसका, क्योंकि सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो कई काफी इसकी जो बिहेवियर होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो काफी CO2 से मैच करता है। जैसे CO2 पानी में डालने पे क्या फॉर्म करती है, H2CO3, ऐसे ही SO2 पानी में डालने पे क्या फॉर्म करता है, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, वो था कार्बोनिक एसिड, और दोनों ही अपने आप में एक अच्छे एसिड की तरह यूज किए जाते हैं। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। अब उसने बोल दिया यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको आनी भी चाहिए और बैलेंसिंग की टाइम काम आती है। मैंने कहा था ये बहुत जल्दी क्या करता है, सामने वाले की रिडक्शन कर देता है, यानी कि उसकी कौन खुद कैसे बिहेव कर रहा है, खुद बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और होना भी चाहिए। देखो आप लोग, आपको समझ आ जाएगा तुरंत। Fe+2 में Fe कितना शो कर रहा है, तो +3 यहाँ शो कर रहा है और यहाँ शो कर रहा है +2, तो +3 से +2 पहुंचने का सफर, यानी इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो कौन सी प्रोसेस कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है। और ये रिडक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन मौजूद है, SO2, और SO2 में सल्फर कितना शो कर रहा है, +4, जबकि SO4 2- में कितना शो कर रहा है, +6। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए, SO2 और SO4 में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे यस सर। यहाँ पे शो कर रहा है +4, थोड़ा डार्क कर देता हूँ उसको, +4, और यहाँ शो कर रहा है +6। ठीक, +4 से +6 का मतलब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। तो एक की कर रहा है ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और एक क्या कर रहा है ये, एक की ऑक्सीडेशन एक की रिडक्शन। इसीलिए ये एक बहुत बढ़िया रिएजेंट होता है जिसको हम ऑक्सीडेशन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सही बच्चों को? यस सर। इसके आगे इसके यूजेस है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, शुगर की रिफाइनिंग में, वूल सिल्क की रिफाइनिंग में, और डिसइंफेक्टिंग तरफ इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए। नंबर 2-3 क्वेश्चन इसके आते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑक्सो एसिड्स पूछ सकते हैं, जैसे पीछे नाइट्रोजन में ऑक्साइड्स थे ना, ऐसे इसका भी एक आइडिया आपको होना चाहिए। देखो ऑक्सो एसिड्स कुछ नहीं है, जब सेंट्रल एटम जुड़ा हुआ और डायरेक्टली कोवलेंटली बॉन्डेड ऑक्सीजन से, और जो बचे हुए हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली उससे अटैच ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई दे रहा है H2S2O8, ठीक है, H2S2O8 ड्रॉ करना है, तो आपने क्या किया, सल्फर लिया, डबल बॉन्ड O बना दिए पहले सल्फर के साथ, दोनों सल्फर के साथ। अब क्या रह गया आपके पास, 4 H रह गए, 2 H रह गए और 4 क्या रह गए, O। तो सल्फर और सल्फर के बीच में क्या आ गई, पेरोक्साइड लिंकेज आ गई। अब क्या बची आपके पास, 2 O और 2 H, OH बना के आपने टर्मिनल पे ले आए। अब OH बना के टर्मिनल पे ले आए तो क्या होगा, जो H है दोनों में से बाहर निकलेंगे H+, और उन दोनों ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, आया ना? ये बेसिक आइडिया है आपका ऑक्सो एसिड्स का। जैसे अगर मैं कहूँ सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉ करना है आपको, तो सल्फ्यूरिक एसिड का डायग्राम भी ऑक्सो एसिड वाला ही तो है। कैसे, आप लिखते हैं H2SO4, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, एक क्या बन गया, OH, और इधर भी क्या आ गया, OH। क्या बन रहा है आपका बताइए,
ये एक ऑक्सो एसिड है क्योंकि सेंट्रल एटम डायरेक्टली किससे अटैच है, कोवलेंटली बॉन्डेड ऑक्सीजन से, और जितने भी इसके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उनमें से कोई भी डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है। ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स। और ऑक्सो एसिड्स की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एसिड की बेसिसिटी। और बेसिसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, बेसिसिटी निकालते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, कितने H+ डायरेक्टली बाहर जा सकते हैं। तो बाहर जाने वाले H+ आयन का एक ही तरीका है कि जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है वो खुशी खुशी सेंट्रल एटम को छोड़कर, मतलब इस ऑक्सीजन को छोड़ के बाहर चला जाएगा और पार्टिसिपेट करेगा बेसिसिटी के अंदर। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, जल्दी sir. बोलिए। ऑक्सो एसिड्स तक अगर समझ आ गया तो आपका आज होमवर्क यही है।